सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन ज़रूर मिलती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलते हैं आज के नए लेक्चर की ओर, जहां मैं आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नए नए टर्मों के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है। इससे पहले क्लास में मैंने सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में बतलाया था, और उसके बाद मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में परावर्तन के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने प्रकाश के नियमित परावर्तन के बारे में बताया था और उसके शर्तों के बारे में मैंने लिखाया था। और उसके बाद हमने प्रकाश के अनियमित परावर्तन के बारे में चर्चा किया था। ठीक है। और उसके बाद जहाँ तक मुझे ख्याल है कि इससे पहले लेक्चर में आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मैं कुछ परिभाषाएं बतला रहा था, जिसमें मैंने सिर्फ आपतित किरणों का ही परिभाषा बतला पाया था। टाइम नहीं होने के कारण मैं वहीं पर क्लास को द एंड कर दिया था। उसके बाद मैं बोला था कि आगे की जो भी परिभाषाएं हैं उन्हें मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। तो आज मैं उन्हीं सब परिभाषाओं को बतलाऊंगा और आगे के नए टॉपिक दर्पण के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आपके बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आप लोग आशा करते हैं कि जो भी पीछे लेक्चर पढ़ाया गया है उन सबों को आप लोग याद करते होंगे। कुछ दिन 2-3 दिन पहले बीच में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के कारण जो है वो चीज़ें अपलोड नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो है आप लोग को वो वीडियो नहीं देखने को मिल रहा होगा। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोग का रिस्पांस भी लगभग अच्छा ही देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं कि आगे भी आप लोग ऐसे ही रिस्पांस बनाए रखिएगा। और हाँ, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर टाइम बहुत कम है और इसमें आप फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स में भी इतना आप डीपली पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, तो ऐसे क्या आप ख़त्म कर पाइएगा। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहे। ठीक है। इस चीज़ के लिए आप हमेशा के लिए निश्चिंत रहे कि आपको समय यानी समय के साथ सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगे 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना होगी, वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करवाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको मैं पढ़ाने से बचूंगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लानी है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। कहीं ना कहीं आप लोग हम पे विश्वास किए हैं, तो इस विश्वास को बनाए रखना हमारा दायित्व है और मैं अपने दायित्व पर अंततः खरा उतरूंगा। इसके बाद अभी तो मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में पहला चैप्टर ही अभी पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के बारे में मैं बतलाऊंगा। उसके बाद रंग बिरंगे संसार के बारे में चैप्टर का नाम है, उसके बारे में बतलाऊंगा, जहाँ पे हम पहले मानव आँख के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कई सारे टॉपिक आगे आएंगे जिसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा, और सब आपको समय कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है। इस सब के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि सिलेबस ख़त्म होगा या नहीं होगा। और फिजिक्स ख़त्म होते ही मैं आपको सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है। आप लोग ये दिमाग में मत पालिए कि सर अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में ही इतना टाइम लग रहा है, तो केमिस्ट्री कब पढ़ाइएगा, बायोलॉजी कब पढ़ाइएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, वो पढ़ाना मेरा काम है। आप लोग सिर्फ जो अभी पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को आप कवर करते रहिए और उस चीज़ को रिवीजन में रखिए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आप एक बार पढ़ रहे हैं और उसी चीज़ को आप 10 बार पढ़ रहे हैं, तो ये फायदे रहता है कि एक बार पढ़ने की बजाय उस चीज़ को हम 10 बार पढ़ें। एक कहावत भी कहा जाता है कि 10 चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ें। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप एक चीज़ को 10 बार पढ़िएगा तो वो चीज़ आपको अपना हो जाएगा। अपना कहने का मतलब है कि वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और वही चीज़ आपको एग्जाम में काम देगा। क्योंकि आप पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारा बुक भी अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर भी है। तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि हमको अमुक टीचर से ही पढ़ना है और अमुक बुक से ही पढ़ना है। अभी आपके पास समय कम है, इसलिए शॉर्ट्स को लिमिट रखिए, क्योंकि ज़्यादा यदि बुक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, उसमें आप
फंस जाइएगा। फंस ऐसे जाइएगा कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ करके जो गैर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उन सब क्वेश्चन को भी करने लगिएगा। ये चीज़ें जो अभी आपके लिए बिल्कुल ही हानिकारक साबित होगा, क्योंकि समय को देखते हुए आपको अपनी तैयारी को एक निश्चित मुकाम तक लानी है और 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना है। मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि कोई भी बच्चा जो अभी तक जिसका तैयारी बिल्कुल शून्य लेवल का है, शून्य कहने का मतलब है कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ पढ़ा है, तो वैसे बच्चे भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी तक मैं जो पढ़ाया हूँ उन सब चीज़ों से आप आकलन ज़रूर ही लगा लिए होंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या चीज़ आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी है। हम कुछ चीज़ें हैं कि एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव का क्राइटेरिया जो है अभी थोड़ा बढ़ रहा है। क्राइटेरिया बढ़ने का मतलब है कि पहले जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता था वह घिसा पिटा क्वेश्चन आता था। घिसा पिटा करने का मतलब है कि जो पहले पूछा जा चुका है उसी क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब नए नए क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं। तो नए नए क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं तो इसलिए हमको नए नए फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और नए नए जब तक हम फैक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपना स्कोर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। अभी आपके स्कोर को मेंटेन रखने के लिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव पर विशेष रूप से ध्यान इसलिए रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 50 में आप 50 ला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में 50 में 50 नहीं ला सकते हैं। यदि हिंदी का ही बात किया जाए तो हिंदी में कितना 100 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। साइंस का बात किया जाए तो साइंस में 80 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर अभी तो आप सब्जेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्टिव में भी अभी बहुत कम पढ़ा है, अभी तो समय हमारे पास लगभग 2 से 3 माह बचा हुआ है, तो इसमें आप क्या क्या पढ़ाइएगा। तो आप इन सब चीज़ों के लिए निश्चिंत रहिए। जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी संभव क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव संभव होंगे इस चैप्टर से, सभी ऑब्जेक्टिव को आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हो सकता है मैं ही उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव को करवा दूं या आपके कौशल सर आपको हो सकता है पेन और कॉपी के माध्यम से वो ऑब्जेक्टिव को करवा दे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा मैं ही उस ऑब्जेक्टिव को करवा दूं और आपको उस चीज़ का क्लियरिटी दे दूं कि ये क्वेश्चन ऐसा ही क्यों होगा और इसका आंसर ऐसा ही क्यों होगा, क्वेश्चन बदलने पर उसका आंसर कैसे बदलता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मैं आगे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सब कुछ क्लियरिटी देते जाऊंगा। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और ऑब्जेक्टिव तो मैं विशेष रूप से आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। इन सब चीज़ों के लिए निश्चिंत रहिए। प्रत्येक चैप्टर से कम मैं लगभग 100 ऑब्जेक्टिव निकालने का प्रयास करूंगा, ठीक है, और निकल भी जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि क्या है कि ऑब्जेक्टिव आप जितना करिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसलिए मैं प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालूं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग उसे पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला लें। आप लोग को किसी दूसरे चैनल पर भी भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आप अभी जुड़े हुए हैं उसी से जुड़े रहिए और हम पे यदि विश्वास किए हैं तो उस विश्वास को बनाए रखना हमारा दायित्व है। उस विश्वास को मैं बनाए रखूँगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि सर अभी समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, समय बहुत कम है, तो कैसे आप कवर कर पाइएगा। तो वो चीज़ हमारा काम है पूरा करना कि कैसे हम आप लोग को समय सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और माइंड को फ्री करके आप लोग अपना तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। और तैयारी को जारी रखिए। जो भी मैं पढ़ाता हूँ या जो भी यहाँ पे सोनू सर मैथ पढ़ाते हैं या जो भी अदर सब्जेक्ट अभी हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को आप कवर करते रहिए बिल्कुल निःशुल्क। आपको सारा जो भी है कंटेंट भी दिया जाएगा और कहीं ना कहीं अभी तक आप मेरा जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है और वो टॉपिक आप कहीं दूसरे जगह पढ़े होंगे, तो हमारे पढ़ाने में और वहाँ पर जो आप पढ़े होइएगा उसमें आपको अंतर जरूर दिखेगा। ऑब्जेक्टिव का भी अंतर दिखेगा क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ जो है अपने उसी टॉपिक में ऑब्जेक्टिव फैक्ट के माध्यम से कवर करवाते जा रहा हूँ, जो अदर जगह पे नहीं पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो थ्योरी के माध्यम से भी आपका ऑब्जेक्टिव आधा से ज़्यादा लगभग 80% कंप्लीट हो जाएगा।
और कहीं ना कहीं आप अभी तक में जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है और उसमें जो मैंने फैक्ट लिखाया है उसको पढ़ के भी आप कहीं अगर उस चैप्टर से संबंधित अगर क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आपको जरूर बनता होगा। कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन में से यदि जिस टॉपिक को पढ़ाए हैं उस टॉपिक से यदि 10 क्वेश्चन है तो जरूर है कि आप 9 क्वेश्चन जरूर बना पाइएगा, क्योंकि आपका जो लेवल है तो उस लेवल तक तो मैं पढ़ाया ही हूँ, उससे थोड़ा एक अवर लेवल का भी क्वेश्चन डाल दिया हूँ ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बिल्कुल उसको बना के आइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और आराम से मेहनत करते रहिए और हमेशा फ्री माइंड से अभी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है। जो पहले अपना समय को गवा चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही मूल्यवान समय है। इसमें आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और गैप बहुत कम मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अभी वैसे तो रिवीजन का ही समय है, क्योंकि जो पढ़ने का समय था, जो समझने का समय था, कॉन्सेप्ट को समझने का समय था, वो समय आपको चला गया है। अभी समय है सिर्फ रट्टा मारने का, सिर्फ याद करने का, सिर्फ याद रखने का समय है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना है। तो इसलिए आप लोग जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को पढ़ते जाइए। एक अलग से कॉपी इसका बना लीजिए, ठीक है, और अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें सबको मेंटेन रखिए। आगे मैं आपको सारा वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक भी आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक खुद ही ले चुका हूँ। और उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो साइंस का, मैं तो अभी साइंस ही पढ़ाता हूँ फिलहाल, तो मैं साइंस का ही बात करूँगा। तो अभी तक मैं साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ही थ्योरी खत्म होगा तो जो क्वेश्चन थ्योरी से नहीं बनने वाला होगा उस क्वेश्चन को मैं स्पेशली थ्योरी कंप्लीट होने के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन थ्योरी से हमें लगेगा कि कंप्लीट हो जाएगा उस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और अभी समय का बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, समय बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए और मैं आपके विश्वास पर ज़रूर खरा उतरूँगा। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर की ओर, जहाँ पे मैं आपको पिछले लेक्चर में छूटे हुए कुछ परिभाषाओं को बतलाऊंगा और उसके बाद नए टॉपिक दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे संबंधित क्वेश्चन तो फिक्स है और लघु उत्तरीय में भी फिक्स रहता है, ठीक है। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इस लेक्चर में परावर्तित किरण के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने आपतित किरण के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। इससे पहले मैंने आपतित किरण के बारे में चर्चा किया था, लेकिन इस लेक्चर में मैं सबसे पहले परावर्तित किरण के बारे में चर्चा करूंगा। आपतित किरण के बारे में चर्चा यह किया था कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली वह किरणें जो किसी परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर पड़ती है तो वह क्या कहलाती है? आपतित किरणें कहलाती है। लेकिन अब मैं परावर्तित किरणों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो परावर्तित किरणें भी एक प्रकार का आपतित किरण ही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि परावर्तित किरण भी एक प्रकार का आपतित किरण ही है, लेकिन किस प्रकार का आपतित किरण है परावर्तित किरण? तो आप लोग ये यहाँ पे ये इस इमेज पे ध्यान दीजिए, इस डायग्राम पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपतित किरणें। मान लो कि मैं यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत बना रहा हूँ। प्रकाश स्रोत के रूप में किसको ले रहा हूँ? तो एक बल्ब को ले रहा हूँ। किस बल्ब को? तो बिजली के बल्ब को, ठीक है। ये तो आम जैसा बन गया, आम जैसा नहीं, सेब जैसा बन गया लगता है। ये मान लो ये क्या है? एक बिजली का बल्ब है, ठीक है। बिजली का बल्ब है, ठीक है। क्या है? एक बिजली का बल्ब है। तो जलता हुआ बिजली का बल्ब क्या है? जलता हुआ बिजली का बल्ब है एक प्रकार का प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि जिन जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं? उन सभी वस्तुओं को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जलता हुआ बिजली के बल्ब को लेते हैं क्या? एक प्रकाश स्रोत के रूप में। तो इससे एक किरण निकलती है। इससे क्या निकलती है? एक किरण निकल रही है। कौन सी किरण निकल रही है? तो मान लो किरण ए निकल रही है, ठीक है।
ये इसको हम डोनेट कर दिए, इस किरण को हम नाम रख दिए, इस किरण का नाम क्या है, ए किरण है। तो ये जो ए किरण है वह परावर्तक सतह, ये रहा परावर्तक सतह, ठीक है, इसको हम परावर्तक सतह माने हैं, ठीक है, परावर्तक सतह माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम क्या मान ले, ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो ए एक आपतित किरण है जो बिंदु ओ पर आपतित होती है। आपतित होती है क्या, बिंदु ओ पे आके वह टकराती है, ठीक है। तो टकराना को ही हम आपतित होना भी कहते हैं, ठीक है। बिंदु ओ पर आपतित होती है, इसलिए बिंदु ओ को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है, ठीक है। जैसे ही आपतित किरण बिंदु ओ पे आपतित होती है, बिंदु ओ पे इस जलती हुई बल्ब से निकल करके टकराती है, वैसे ही ये समतल सतह क्या करता है, उस आपतित किरण को, ये ए है आपतित किरण, उसी आपतित किरण को क्या करता है, लौटा देता है। किधर लौटा देता है, उसके पूर्व माध्यम में। मान लो ये एक गैसीय माध्यम है, गैसीय माध्यम है, ठीक है, और ये भी क्या है, ये जब गैसीय माध्यम है तो ये भी इधर गैसीय माध्यम ही होगा, ठीक है। तो गैसीय माध्यम से कोई आपतित किरण बिंदु ओ पे टकराती है और टकराने के पश्चात किधर मुड़ जाती है, टकराने के पश्चात लौट जाती है उसी गैसीय माध्यम में। तो ये किरणें परावर्तित किरणें कहलाती है। तो परावर्तित किरण को हम ए डैश से सूचित करते हैं। चूंकि किरण ए ही एक, चूंकि परावर्तित किरण है वह एक्चुअल में आपतित किरण ही है, जो टकराने के बाद क्या होती है, पूर्व माध्यम में लौट जाती है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, परावर्तित किरण हो जाती है। तो वही इस परिभाषा के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि परावर्तक सतह से टकराकर, ये रहा हमारा क्या, परावर्तक सतह, क्या रहा, परावर्तक सतह, ठीक है। ये क्या रहा, ये रहा परावर्तक सतह, ठीक है। तो परावर्तक सतह से टकराकर अपने पूर्व माध्यम में, हमने आपको बार बार चर्चा किया है कि माध्यम केवल 3 ही प्रकार के होता है। क्या होता है, केवल 3 ही प्रकार का माध्यम होता है, या तो एक ठोस माध्यम होगा, या द्रव्य माध्यम होगा, या गैसीय माध्यम हो गया। ठोस माध्यम का मतलब हो गया जैसे एक दीवार हो गया, दीवार क्या है, एक ठोस माध्यम है, ठीक है। गैस है, ये हमारा वातावरण है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ये सब कौन सा माध्यम हो गया, ये सब हो गया एक कौन सा माध्यम, तो गैसीय माध्यम हो गया, ठीक है। और एक होता है द्रव्य माध्यम, नदी, पोखर, तालाब, जिसमें आप कूद कूद के क्या करते होंगे, नहाते होंगे, ठीक है। तो सब क्या हो गया, एक द्रव्य माध्यम हो गया, क्या हो गया, द्रव्य माध्यम हो गया। तो माध्यम 3 ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने चर्चा किया है कि परावर्तक सतह से टकराकर अपने पूर्व माध्यम में, अपने पूर्व माध्यम कहने का मतलब है कि जिस माध्यम से किरण आया है, अगर वह किरण इस ठोसीय माध्यम से आया है तो उस ठोसीय माध्यम में ही लौटेगा। अगर वह किरण इस गैसीय माध्यम से, ये हमारे आसपास की जो चारों ओर गैस से भरा हुआ है, हवा से भरा हुआ माध्यम है, इस माध्यम से यदि किरण आया है, प्रकाश की किरण, तो उसी माध्यम में लौटना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं अपने पूर्व माध्यम में, ठीक है। तो परावर्तक सतह से टकराकर अपने पूर्व माध्यम में लौटने वाली आपतित किरणें, देखिए ये तो आपतित किरण रहा, और यही आपतित किरण क्या होता है, टकरा करके लौट जाती है, तो उसका नाम क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि आप लोग दूध और दही के बारे में जानते होंगे, ठीक है, दूध और दही के बारे में जानते होंगे। दूध से ही क्या होता है, दही बनता है, लेकिन कब बनता है, जब जम जाता है तब। जमता कैसे है, तो दूध में जोरन दिया जाता है, और उस जोरन में क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसे गांव घर में क्या कहा जाता है, पिलुआ पाया जाता है दही में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि उनको साइंस का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए वो लोग कहते हैं क्या, कि दही में पिल्लू पाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में दही में पिल्लू नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया रहता है। और बैक्टीरिया एक प्रकार क्या है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव किसको कहेंगे, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से मतलब हम अपनी खुली आंखों से, जैसे अभी नॉर्मली हम देख रहे हैं, वैसे हम किसी चीज को जब नहीं देख पाते हैं, तो उन सबों को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बैक्टीरिया एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो दही से हम दूध के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दही हो गया, ये मान लो ये दूध हो गया, दूध हो गया, और ये हो गया दही। यहाँ पे हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। देखिए ये आपतित किरण ही टकरा करके क्या होता है, परावर्तित किरण बन जाता है। लेकिन दही क्या होता है, दूध क्या होता है, जमता है। जमने के बाद क्या होता है, दही बन जाता है। एक्चुअल में दही भी दूध ही है, लेकिन कैसा दूध है, जमने के बाद। तो जमता कैसे है, तो
जमता उसमें जब जोरन पड़ता है तब जमता है। जोरन में क्या रहता है जो जमने लगता है, तो जोरन में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इस चीज को आप एग्जाम दृष्टिकोण से भी याद रख सकते हैं कि दूध में क्या पाया जाता है जिसके कारण वह दही बन जाता है। तो दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को कि दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। आपके 10th एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है। और दही, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दही जब खट्टा होता है, ठीक है, दूध से दही बनता है, उस क्रम में क्या होता है, दही खट्टा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। आप लोग भी खाए होंगे, आप लोग को भी खट्टा लगता होगा, तो क्या यूज करते होंगे, चीनी यूज करते होंगे। कितना, तो एक थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे, ठीक है। तो दूध में दूध से दही बनता है और दही का खट्टा होने का एकमात्र कारण है कि दही में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह कुछ समय के बाद लैक्टिक अम्ल बनाने लगता है। क्या करता है, लैक्टिक अम्ल बनाने लगता है। और वही लैक्टिक अम्ल के कारण, उसी लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, हमारा दही खट्टा हो जाता है, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हालांकि ये सब बायोलॉजी का टॉपिक है, बायोलॉजी में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक और आपका एग्जाम का टॉपिक है कि हम जब अधिक चलते हैं या जब हम अधिक दौड़ते हैं, आप एकाएक जैसे कभी ऐसे नॉर्मली चले नहीं हो और एकाएक खूब चल लिए हो, खूब मतलब खूब चल लिए हो, कितना, तो 10-20 किलोमीटर ऐसे ही पैदल चल लिए हो, और कभी दौड़े भी ना हो, एकाएक 10 किलोमीटर आप दौड़ लिए, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एकाएक आप दौड़ना शुरू कर दिए, तो क्या होगा कि आपके ये जो पाँव का जो है, ये ठेवना के नीचे का जो एरिया है, जो पीछे जो ये गुद्दा रहता है ठेवना के नीचे का, उसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्द उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम सीज पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम सीज पेन कहते हैं। तो वो सीज पेन क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा जो ठेवना के घुटना के जो नीचे का, घुटना के ऊपर और ठेवना के नीचे का जो मांस होता है उसमें लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जम जाता है। लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिस कारण क्या होता है, हमें थकावट महसूस होती है, हमें दर्द सा होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार दही भी एक प्रकार का दूध ही है, कौन सा दूध है, तो जमा हुआ दूध है, उसमें लैक्टोबैसिलस युक्त दूध है, ठीक है। उसी प्रकार परावर्तित किरण भी एक प्रकार का आपतित किरण ही है। उसी प्रकार परावर्तित किरण भी एक प्रकार का आपतित किरण ही है, जो परावर्तन के बाद अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है। तो आप लोग देखिए, हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये उतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहिएगा सर आप पढ़ाते क्यों हैं जब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप लोग को आपको तो ऐसा होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, मैं उन चीज़ों को मानता हूँ कि हाँ आपके पास समय बहुत कम है, तो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारा बेस बनाने के लिए ज़रूरत होता है। मैं आपको ऐसे ही अभी पढ़ा दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन लाऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आपका बेस गड़बड़ा जाएगा। भले आप एग्जाम में नंबर गेन कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपका बेस गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि अगर आप 10th के बाद साइंस लेने की चाहत रखते हैं, 10th के बाद यदि साइंस लेने की चाहत रखते हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे आपको ये सब चीज़ें बहुत फायदेमंद करेगा 11th-12th में, खास करके 12th में, क्योंकि 12th में भी फिर बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और उसमें एक टॉपिक है ऑप्टिक्स, प्रकाश की एक टॉपिक है, जिसमें प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप नहीं जानते रहिएगा, तब तक उस चीज़ों को आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को अभी बतला दे रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको आगे भी ये चीज़ें फ़ायदा करें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को बस एक नॉर्मली इसको याद नहीं करना है, वैसे याद कर लीजिएगा तो और ही अच्छा है। अगर आपको याद करने का मन है तो याद कर लीजिएगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी दे कि परावर्तित किरण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, ये सब पूछा गया, आपतन कोण क्या होता है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो उस वक्त तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहिएगा कि सर पूछा गया लेकिन आप बताए नहीं, आप पे मैंने विश्वास किया लेकिन वो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो आप लोग अगर विश्वास हम पे कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को भी आप नोट कीजिए, और नोट करने के पश्चात इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखना है। जिस टॉपिक को मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ,
बोलूँगा यह इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको तो खास करके आप लोग याद कर लीजिएगा, जी पर रख लीजिएगा। किस पर? जी पर। कोई पूछे तो आप नींद में भी बोल दीजिए उसका आंसर, यस सर हम जानते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को ऐसे रख लीजिए कि आपको नींद में भी कोई पूछे तो उसका जवाब आप लोग आसानी से सरलतापूर्वक बिल्कुल दे सके, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में बनाए रखिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो हम इसको इसके बारे में लिख दें, ठीक है। इतना चर्चा करने के हमको इस पर ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपके इस जो चैप्टर में यहाँ इसका जो है अधिकांश जगह यूज होगा और हुआ भी है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बतला रहा हूँ ताकि ये इमेज भी, ये जो डायग्राम मैं बनाया हूँ, ये डायग्राम भी आपके माइंड में छप जाए, ठीक है। इसलिए मैं इतना इस टॉपिक पर टाइम दे रहा हूँ। जैसे प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था तो यही इमेज बताया था, तो इसलिए मैं इस इमेज के बारे में बार बार चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो भी परिभाषा बता रहा हूँ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इमेज से ही उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं इस इमेज से ही संबंधित है वो चीज़ें, इसलिए मैं आपको बार बार इस इमेज के बारे में बतला रहा हूँ, ठीक है। तो आपतित किरण के बारे में मैंने पढ़ लिया, परावर्तित किरण के बारे में भी अभी मैंने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब बचा क्या? अब बचा आपतन कोण। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक है। टॉपिक क्या? एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक परिभाषा है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। और अविलंब के बारे में मैं हालांकि लिखा दूंगा, लेकिन उतना ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपतन बिंदु भी मैं आपको बतला दूंगा, ये भी इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको भी आप लोग आगे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले मैं हट जा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब मैं आपको आपतन कोण के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आपतन कोण क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको परिभाषा के रूप में बतला दे रहा हूं, उसके बाद मैं उस चीज को आपको इस डायग्राम पे समझा दूंगा। तो चले, बिल्कुल चले। तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो जो भी घटना होगा, जो भी परिभाषा होगा, सब प्रकाश के परावर्तन से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस चैप्टर तक साथ नहीं छोड़ने वाला है, तो इसलिए इन सब चीजों को आप झेलना सीख लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान, प्रकाश का परावर्तन होगा तभी कोई भी चीज, कोई भी घटना घटेगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित किरणें, प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित किरणें एवं अविलंब के बीच, आपतित किरणें एवं अविलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दौरान, प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित किरणें और अविलंब, आपतित किरणें और अविलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपको अब हम डायग्राम पे इन चीजों को समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बाबू, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, बिल्कुल कहिएगा बिल्कुल सर, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। कैसे? तो यहाँ पे एक मैंने प्रकाश स्रोत लिया है। प्रकाश स्रोत वही प्रकाश स्रोत जिसके माध्यम से हमको क्या होता है? प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो ये रहा हमारा प्रकाश स्रोत, यानी बल्ब रहा, ठीक है। और बल्ब से एक किरण निकला, हालांकि बल्ब से बहुत सारे किरण निकलते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि बल्ब से सर एक ही किरण दिखा रहे हैं, बल्ब से बहुत सारे किरण निकलते हैं, किरणों के समूह निकलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही किरण पुंज के बारे में, किरण के समूह के बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में पहले ही मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों में डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो रहा है तो पीछे का क्लास जाके देखिए, ठीक है, ताकि आपको वो सब चीज़ें डाउट ना करें, ठीक है। तो ये है, क्या है? हमारा प्रकाश पुंज है। ये क्या है? हमारा प्रकाश पुंज। और इस प्रकाश पुंज से क्या निकल रही है? तो एक किरण निकल रही है। आप कहिएगा सर किरण क्या होता है? तो किरण का मतलब ये कोई लड़की वाली किरण नहीं है, लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। ये है प्रकाश की किरण है। क्या है? प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये है प्रकाश की किरण। तो यहाँ से एक लाइट से क्या निकल रही है? किरण निकल रही है। और ये किरणें कहाँ टकरा रही है? जाके बिंदु O पे। जहाँ पे टकराएगी उसको क्या कहेंगे?
उसको घटना स्थल नहीं कहेंगे, वहाँ को उसको कहेंगे हम क्या, आपतन बिंदु कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यहाँ दो आदमी का टकराना नहीं हो रहा है, बाइक में बाइक नहीं टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें कहाँ से टकरा रही है, तो समतल दर्पण पे टकरा रही है, ठीक है, अपारदर्शी परावर्तक सतह पे टकरा रही है। तो ये प्रकाश की किरणें जब परावर्तन बिंदु पे तो आपतन बिंदु पे टकरा रही है, यानी परावर्तक सतह के बिंदु O पे जब टकराती है और टकरा करके लौट जाती है, तो उसको हम परावर्तित किरणें कहते हैं और इसको हम आपतित किरणें कहते हैं। अब देखो, ये रहा परावर्तित की, ये रहा मेरा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और ये रहा हमारा आपतन बिंदु, ठीक है। हालांकि मैं अविलंब के बारे में आपको पहले बता देता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी आप लोग अविलंब के बारे में अभी ध्यान दे दीजिए, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब मतलब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब मतलब कोई रेखा ऐसे है, ठीक है, कोई रेखा है जो सीधे है, क्या है, सीधे है, उस पर हम ऐसे स्ट्रेट में 90 डिग्री कोण के साथ यदि हम खड़ा कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, इस रेखा पे ये हो गया लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या रहा, ये रहा मेरा समतल दर्पण हो रहा है जो स्ट्रेट है, इस पर हम क्या कर दिए, एक रेखा ऐसे करके काल्पनिक रेखा डाल दिए, काल्पनिक डॉट डॉट मतलब है काल्पनिक रेखा डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, कहाँ पे लंब हो गया, तो बिंदु O पे लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया। इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये मैंने बिंदु O पे यानी आपतन बिंदु पर क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया, ठीक है। अभिलंब तो डाल दिया, इधर रहा आपतित किरण, उधर रहा परावर्तित किरण। अब ये देखिए अभिलंब के साथ ये किरणें हैं कुछ न कुछ कोण बना रही है, क्या बना रही है, कोण बना रही है, क्या बना रही है, कोण बना रही है, कोण मतलब एंगल, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये वाला इसके बीच में जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित किरणें एवं अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ये क्या रहा, हमारा आपतन कोण रहा, ठीक है। अब आगे मैं आपतन कोण के बारे में मैं तो अभी बता दिया हूं, अब आगे हम परावर्तन कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम परावर्तन कोण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपतन कोण के बारे में बहुत सारा चर्चा कर लिया है, अब परावर्तन कोण के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से फिर से सुनिएगा, ठीक है, सुनना भी है, देखना भी है और इसको याद कर लेना भी है, अपने माइंड में इस सबको कलेक्ट कर लेना भी है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट याद रहे और आप एग्जाम के क्वेश्चन को फोड़ के आ जाए, फोड़ के आने का मतलब बना के आ जाए, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दौरान इस चीज से तो पीछे छूटने वाला है नहीं, प्रकाश के परावर्तन से, ठीक है। तो ये आपके प्रत्येक परिभाषा में आएगा ही। प्रकाश के परावर्तन के दौरान परावर्तित किरणें एवं अभिलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दौरान परावर्तित किरणें एवं अभिलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपतन कोण के बारे में चर्चा किया, किसके बारे में, आपतन कोण के बारे में। अब परावर्तन कोण के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो आपतन कोण के बारे में मैंने कहा था कि ये रहा आपतित किरणें और ये रहा अभिलंब, इसके बीच में यहाँ जो कोण बना था, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे जो कोण बना था, यहाँ पे, इस कोण को क्या कहें, इस कोण को हम आपतन कोण कहा था। अब हम बता रहे हैं, ये रहा हमारा परावर्तित किरणें, ये रहा अभिलंब। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे कोण जिसको मैंने डोनेट किया है, कोण R से मैंने जिसको क्या किया है, सूचित किया है, ठीक है। इसको हम कोण I से क्या किया, सूचित किया है, ठीक है। कोण I से इसको डिनोट किया है, उसको हम कोण R से डिनोट किया है। तो ये जो अभिलंब और आप परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है, ये कोण, ये वाला कोण, कौन वाला, ये वाला कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। परावर्तन को हम कोण R से सूचित किया है। आपका मन है कोण A से सूचित कीजिए, मन है कोण B से, मन है कोण C से सूचित कीजिए, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको कोण I से सूचित किया है आपतन कोण को, और इसको कोण R से सूचित किया है, ठीक है।
सूचित करने के लिए आप किसी भी चर संख्या से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। ABCDEFGH जो आपको लेना है वो सबसे आप सूचित कर सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपका यही रहना चाहिए, बाकी आपको सूचित करने के बजाय किसी से भी आप सूचित कर सकते हैं। आप कहिएगा कि सर इतना बड़ा परिभाषा है, इसको हम शॉर्ट कट भी बता सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये एक क्या है, ये एक इसका श्रृंगार हो गया। श्रृंगार करने का मतलब है कि कुछ चीजें होते हैं जो आपको लिखना होता है ताकि हमारा परिभाषा अच्छा से अच्छा दिखे, अच्छा से अच्छा सुनने में लगे, अच्छा से अच्छा। और यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें हम जोड़ देने के बाद क्या होता है, इस परिभाषा का एक अलग वाइब आता है और परिभाषा थोड़ा देखने में बड़ा भी लगता है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो 2 नंबर में ही पूछेगा, तो 2 नंबर लायक आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर में पूछेगा तो ये लिख दीजिएगा और ये यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार परावर्तन कोण के बारे में, आपतन कोण के बारे में पूछेगा तो आपतन कोण का परिभाषा लिख देना, ठीक है। और क्या, और ये इमेज आपको उतार देना है, ठीक है। तो खाली कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो परिभाषा लिखाया हूँ उसी को आप लाइन टू लाइन याद कर रख लीजिए। आप अपना परिभाषा खुद बनाइए, आप अपना परिभाषा खुद बनाइए। अपना परिभाषा जब खुद बनाइएगा तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय तक याद रहेगा, ठीक है। और अपना परिभाषा बनाने का मतलब ये नहीं कि आप आम से इमली बना लें, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। उस परिभाषा का जो मूल चीज़ है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। भले आप शब्द को बदल दें, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मेन मूल तत्व है, उस चीज़ को आप नहीं बदलना चाहिए। परिभाषा भले आपका शब्द बदल जाए, लेकिन इसका जो मेन मूल चीज़ है, मूल तत्व है, वो नहीं बदलना चाहिए। मूल तत्व मतलब हो गया यहाँ परावर्तित किरण एवं अवलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, ऐसे भी जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है तब परावर्तित किरणें एवं अभिलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये भी परिभाषा अच्छा रहा, जिसको आप चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो यही अच्छा आपको लग रहा है तो यही लिख लीजिए, या नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी परिभाषा को तैयार कर लीजिए। हालांकि अभी आपको तैयार करने का समय नहीं है, अभी जो मैं लिखा रहा हूँ उसी को याद करते जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इसमें आप नया नया तरकीब लगाइएगा, नया नया दिमाग लगाइएगा, तो जहाँ है वहीं रह जाइएगा। एग्जाम में 0 सन्नाटा नंबर लेके आइएगा, फेल हो जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का, पास करने का, ठीक है, सपना ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के समय में अभी तो पास करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। हमारे समय में, हम 2019 में, आपको मैं अपना बारे में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं अपना बारे में अभी तक बताया नहीं हूँ। तो मैंने 2019 में, कब? 2019 में 10th पास किया था। कब? 2019 में 10th पास किया था। क्या किया था? 10th पास किया था 2019 में। उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त थोड़ा अभी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम थोड़ा कठिन होता था। कठिन कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे आप लोग को 100% क्वेश्चन दिए, 200% क्वेश्चन दिया जाता है। 200% क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है तो उसमें से कितना बनाना होता है? 50 बनाना होता है। 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है तो उसमें से कितना बनाना होता है? 40 बनाना होता है। 100 नंबर का सब्जेक्टिव दिया रहता है तो उसमें से 50 बनाना होता है। 80 नंबर का यदि सब्जेक्टिव दिया रहता है तो उसमें से 40 बनाना होता था। लेकिन हम लोग के समय में ऐसा नहीं था। हम लोग के समय में 50 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव था। हालांकि 2018 में ट्रेंड ही बदला था, पैटर्न बदला था कि ऑब्जेक्टिव जोड़ दिया गया था, 50% कर दिया था 2018 में, जिस कारण कई सारे बच्चे मात खा गए थे। मात खाने का मतलब उसका तैयारी उस अकॉर्डिंग नहीं था, उसका तैयारी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन उसका एग्जाम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हुआ था। एकाएक पैटर्न बदला था जिसमें कई सारे बच्चे मात खा गए थे, ठीक है। तो 2018 में ट्रेंड बदला था और हम लोग मतलब हम 2019 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, जिस वक्त क्या होता था, यदि 100 का एग्जाम हो रहा है तो उसमें से 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता था और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। और 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था उसमें उस वक्त 100 क्वेश्चन नहीं दिया जाता था। अभी जैसे आप लोग को 100 क्वेश्चन देगा और 50 क्वेश्चन ही अपना मन से बनाना है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त एग्जाम थोड़ा कठिन था आप लोगों के तुलना में। तो उस वक्त 50 नंबर में 50 ऑब्जेक्टिव में से 50 के 50
आपको 50 में ही से बनाना होता था, ठीक है। अगर 50 में आपका अगर 40 से आ रहा है तो 40 से बनाइए, 10 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन अभी क्या है, आपको 100 में से 50 को बनाना है, तो चुन करके जो आपको आता है वही अभी बना सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। उस वक्त 50 ऑब्जेक्टिव दिया है तो 50 में 50 बनाओ, 50 में 50 नहीं बनाएगा तो तुम्हारा उतना नंबर कट जाएगा। और 50 में 50 अगर सही बनाया है तभी 50 में 50 मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। हालांकि अभी भी होता है कि सही बनाइएगा तभी नंबर मिलेगा, लेकिन उस वक्त डबल क्वेश्चन का विकल्प नहीं था। और सब्जेक्टिव में भी वही था कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव दिया है तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना है तो 50 नंबर का ही क्वेश्चन दिया रहता था। अब नहीं कि हमको 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना है तो 100 नंबर का सब्जेक्टिव दिया हुआ उसमें से हम चुन करके 50 नंबर का बना ले। तो पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त मैंने उस टाइम में जब एग्ज़ाम कठिन था, उस वक्त मैंने 10th में कितना स्कोर किया था, तो 500 में से बता दे 500 में से कितना स्कोर किया था। तो आप लोग अगर ठीक है, हो सकता है इतना नंबर लाना किसी का सपना भी हो, और अब तो इतना नंबर लाना बहुत ही आसान बात है क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही हल्का हो चुका है। तो आप लोग हमें हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाऊँ तब पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मत समझिएगा कि सर कहीं से भी आगे पढ़ाना शुरू कर दिए। बाबू कहीं ना कहीं मैं पढ़ा हूँ और अच्छे से पढ़ा हूँ, इसलिए आज पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 500 में से 436 स्कोर किया था। कितना? 436, ठीक है। ये हमारे गुरुजनों का कृपा था जो कि मैं 500 में से 436 स्कोर कर पाया। हालांकि मेरा नंबर और भी बढ़ता। क्यों बढ़ता? क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाया था, इसी कारण मेरा नंबर थोड़ा कम रहा। हालांकि इस चीज़ का मुझे ग्लानि नहीं है कि मेरा नंबर कम आया, फिर भी बहुतों से ज़्यादा नंबर। उस वक्त 400 प्लस लाना एक सपना होता था सबका, क्योंकि उस वक्त 400 प्लस बहुत कम का ही आता था, रेयर केस में आता था। अब क्या है कि अब तो बथेरे लाता है 400 प्लस, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न हल्का हो गया है। आप लोग भी हमारे साथ यदि जुड़े रहिएगा। हालांकि मैं तो एक ही सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट में आपको पूर्णतः इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अगर मेरे जो भी पढ़ाया गया लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से पूरे कवर कर रहे हैं, आपको फिक्स है साइंस में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर का? 80 नंबर का। मैं वैसे विद्यार्थी के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी बिल्कुल जिसका तैयारी शून्य है, शून्य करने का मतलब बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से फिक्स है कि आप यदि मेरे पढ़ाए गए लेक्चर को ध्यान से पढ़ लिए हैं और सबको याद किए हैं, याद कर लिए हैं, याद रख लिए हैं, तब का मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप मेरे लेक्चर को देख लिए हैं, याद ही नहीं किए हैं और आप समझ जाइए कि कितना नंबर गेन कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे लेक्चर को देख लिए हैं, याद कर लिए हैं अच्छे तरीके से, तो आपको अभी जो 2-2.5 महीना बचा हुआ है जिसमें मैं अभी पढ़ाऊँगा, तो इस 2-2.5 महीना में आप इधर से कम 50 से 60 नंबर गेन कर लीजिएगा। मैं देखिए हवाई बात नहीं करता हूँ कि 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है और 80 नंबर में 80 नंबर मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन से आ जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं आपको लिमिटेड चीज़ ही पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बोलने के लिए मैं बोल दूंगा कि 80 नंबर का 80 नंबर मेरे इस पढ़ाया गया से टकरा जाएगा। हो सकता है टकरा भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं टकराएगा, हो सकता है टकरा भी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसे पहले पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ चुका है पहले, तो उसका नंबर तो आपसे ज़्यादा आएगा ही, क्योंकि आपने समय बर्बाद किया है। ये जो 10-11 माह का समय है वो बर्बाद किया, उसमें वो लोग पढ़ा है। लेकिन जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं, अभी जस्ट शुरू ही किए हैं, क्रैश कोर्स के माध्यम से अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। तो 50-60 नंबर यहाँ से ला जाएगा। मैक्सिमम आप 60 से 65 तक गेन कर सकते हैं। 60 नंबर तक आप आराम से गेन कर लीजिएगा। और उधर से कम 20 नंबर का आपका क्या मिलता है? थ्योरी मिलता है। 20 नंबर का थ्योरी बोल रहे हैं, सॉरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल का आपका नंबर मिलता है, ठीक है, जो आपके स्कूल से दिए जाते हैं। तो कोई भी अगर सरा गला स्कूल होगा, ठीक है, कोई भी घटिया से घटिया स्कूल होगा, फिर भी आपको 20 नंबर में कम से कम 18 नंबर दे ही देगा। 20 नंबर में 18 नंबर दे ही देगा, ठीक है। तो इधर 60 नंबर, इधर 18 नंबर, कितना हो गया? अप्रोक्स 78 नंबर हो गया। 78 नंबर यानी 80%। तो अभी जो बच्चा बिल्कुल शून्य तैयारी किए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि जिसका तैयारी है, अभी बहुत ऐसे बच्चा होंगे जो अब तैयारी करके हमसे जुड़े होंगे, तो उनके लिए तो और ये वरदान साबित होगा। यदि आपका स्कोर अभी आ रहा है 60-70, तो उस वक्त कितना आएगा? 80 से 90 के बीच आएगा। इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा रुक जाइए जस्ट।
हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने बारे में बता रहा था, हाँ याद रहा, अपने बारे में याद बता रहा था। तो मैंने उस वक्त 500 में 436 नंबर गेन किया। मेरा साइंस में लगभग 95 के आसपास नंबर है, ठीक है, 95, हाँ अप्रोक्स 95 के आसपास मेरा नंबर है, एग्जैक्ट अभी हमको याद नहीं है। और बाकी सब में भी मेरा नंबर रहा है 85 प्लस ही रहा है, 80 प्लस ही रहा है, ठीक है, 80 अप्रोक्स 85 प्लस ही रहा है, ठीक है। अगर एवरेज बात करूँ 85 प्लस ही रहा है सब में मेरा नंबर। तो मैंने उस वक्त 436 गेन किया था। लेकिन आप लोग को अभी ये स्कोर प्राप्त करने में बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप लोग को अभी डबल क्वेश्चन दिया जाता था, डबल क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से आपको चूज करना है कि हमको यही क्वेश्चन बनाना है जो हमको आ रहा है। लेकिन हम लोग को उस वक्त ऐसा नहीं था, इसलिए आप लोग को अभी एक तरह से वरदान मिला है। तो इस चीज़ का आप उपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कीजिए। और कहीं ना कहीं ये हमारा तो इतना ही है, आप लोग चाहिएगा 450 प्लस भी ला सकते हैं, और टॉपर का तो रहता ही है, ठीक है। तो ये मेरा उस टाइम का था, ठीक है, उस टाइम में तो ये बहुत होता था उस वक्त। हालांकि अभी भी बहुत है, क्योंकि सपना होता है किसी का 400 प्लस अभी भी लाना। तो आप लोग कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विश्वास किए हैं तो विश्वास को बनाए रखिए, ठीक है, हमारे ऊपर विश्वास किए हैं तो विश्वास को बनाए रखिए। कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करने का मतलब है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं पढ़ा हूँ उस चीज़ के बारे में। और देख रहे हैं मेरा मार्क्स से समझ सकते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं मेहनत तो किया ही होगा, तभी इतना मार्क्स लाया हूँ। क्योंकि 400 जो बच्चा 400 के आसपास नंबर ला रहा है, 400 प्लस ला रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत करके ही लाएगा, चोरी करके कोई ला नहीं सकता, ठीक है। तो इस चीज़ के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं साइंस को पढ़ा हूँ, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग हम हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये भी इतना नंबर लाए हैं। कब? 2019 में। अभी तो खैर बहुत ही आसान है नंबर लाना, ठीक है। तो इतना नंबर मैं अगर लाया हूँ तो आप लोग भी 450 प्लस ला सकते हैं। हालांकि मेरा भी सपना था, लेकिन मेरा सिलेबस नहीं कवर हो पाया था, ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं चूक गया था। और ठीक है, जो भी हुआ उसका रिग्रेट नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि जितना पढ़ा था उतना में हमको अच्छा आया, क्योंकि मैंने जितना ही पढ़ा था उसको अपने माइंड में कैप्चर कर लिया था। माइंड में कैप्चर ऐसे कर लिया था कि हमसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं, बल्कि उस टॉपिक से संबंधित जितना भी टॉपिक है, उस चैप्टर से संबंधित जितना भी टॉपिक है, आप बिना पूछे हुए भी आप जैसे प्रश्न कीजिएगा तब मैं उत्तर दूंगा, ऐसा नहीं। मैं बिना प्रश्न किए हुए भी इतना मैं याद कर लिया था कि बोल सकता था पूरे टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरी तैयारी इस लेवल की थी। तो आप लोग भी इस लेवल का तैयारी कीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में जब जाए तो आपका पेन रुकनी नहीं चाहिए। पेन कब रुकेगी? जब आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ आता नहीं रहेगा, कुछ आप पहले पढ़े नहीं होंगे। अगर आप पढ़े हैं, जेन्युइन पढ़े हैं, तो आप लोग का पेन बिल्कुल नहीं रुकेगा एग्जाम हॉल में। आप लोग बिल्कुल समर्पित होके एग्जाम दीजिएगा, समर्पित होके आप लिखिएगा, और समर्पित होके आपका एग्जामिनर जो होगा वो नंबर भी देगा। समर्पित होके जो आपका एग्जाम चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, वो नंबर भी देगा। कब देगा? जब आप लिखिएगा, मेहनत कीजिएगा। ये नहीं कि हम लिख के आम आ गए और हमको लिखना था इमली, तो ऐसे कीजिएगा तो ऐसे कहाँ से नंबर मिलेगा? फिर आप कहिएगा कि कॉपी चेक करने वाला ही खराब था, मेरा नंबर ही काट लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है बाबू, जितना लिखिएगा उतना ही आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अभी बचिए। कैसे बचिएगा? तो ऐसे बचिएगा, ये सबको याद करके, जो मैं पढ़ाया हूँ उन सबको याद कर लीजिए। और हम पे विश्वास किए हैं तो विश्वास बनाए रखना हमारा दायित्व है, ठीक है। तो इसी से हमेशा आप लोग श्योर रहिए कि मैं अभी तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बाकी बायोलॉजी भी मैं ही पढ़ाऊँगा और केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊँगा। और हो सकता है मैं पढ़ाना चाहूँ तो 5 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, सक्षम हूँ उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे टाइम का कहीं ना कहीं किल्लत है, हमको टाइम का किल्लत है, इसलिए मैं अभी सही से फिजिक्स भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लेक्चर लगातार नहीं दे पा रहा हूँ, सही से पढ़ा रहा हूँ लेकिन लेक्चर लगातार दे नहीं पा रहा हूँ। तो ये इसके लिए शिकायत भी रहता है कहीं ना कहीं कौशल जी का, कि आप थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग को समय लेक्चर उपलब्ध करवाया जाए। और अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, नवंबर लास्ट जाते जाते या हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, उसके बाद मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा। फिर केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद,
फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ साथ ख़त्म कर दूंगा। सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा हमको पढ़ाने में क्या चीज़, तो फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री मैं मानता हूँ केमिस्ट्री बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, और वो भी अच्छे तरीके से। बहुत जल्दी ख़त्म करने का ये मतलब नहीं है कि कहीं से भी आए क्वेश्चन उठाए करा दिए और आपको समझ में नहीं आया और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी नहीं आने वाला है, तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को क्वेश्चन बैंक का गहन अध्ययन करूँगा और कहीं ना कहीं मैं 2019 तक के क्वेश्चन का गहन अध्ययन खुद से कर लिया हूँ, तभी 2019 में एग्ज़ाम दिया था। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में मैं हालांकि उस चीज़ों से उतना अवगत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत हूँ और अब हो भी जाऊँगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है, अपग्रेडेड क्वेश्चन बैंक, और उसी के माध्यम से उसी के पैटर्न के आधार पर नवीनतम पैटर्न के आधार पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए हमेशा श्योर रहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर का पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, सर पढ़ा रहे हैं कहीं गलत भी है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग कहिए, ये भी सोच सकते हैं कि ये कैसे विश्वास करें कि हाँ आपको इतना स्कोर आया है। तो कभी मौका मिलेगा आप लोग जुड़े रहिए, तो मैं अपना मार्कशीट भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आगे मैं, हालांकि बहुत ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इतना बड़ा लेक्चर मैं कभी इससे पहले लिया नहीं था। तो मैं प्रकाश के अब मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। बहुत कुछ मैं इधर की बातें कर लिया, इधर उधर की, हालांकि वो चीज़ें भी आप लोगों के लिए कहना बिल्कुल ज़रूरी था। तो क्या कह रहा था कि प्रकाश के परावर्तन कोण के बारे में मैं पढ़ रहा था, जिसमें मैंने बताया कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान परावर्तित किरणें एवं विलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण के बारे में आप लोग जान ही गए होंगे, ठीक है, और हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और आपतन कोण के बारे में तो मैंने इससे पहले चर्चा विस्तारपूर्वक कर ही दिया है। ये चीज़ें हैं। देखिए, इस जो भी मैं अभी परिभाषा बता रहा हूँ, आपतित किरण से लेकर अभी तक मैंने जो भी परिभाषा बताया उसमें ये परावर्तन को और आपतन को सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपतित किरण से लेकर अभी तक मैं जो भी परिभाषा बताया हूँ और आगे भी जो बताऊंगा उसमें ये दोनों जो है सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा ये और ये, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख रहे हैं तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। हालांकि हाँ, मैं बोलता हूँ बार बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना मोबाइल में उसको सेव मत कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हम लोग भी ऐसे करते हैं कि क्लास करते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि आपको आ गए ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिए। तो हम लोग का पढ़ाई थोड़ा अलग है, कंपटीशन का मैं तैयारी करता हूँ तो उसी में मैं भी पढ़ता हूँ। तो हम लोग भी करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन क्या है कि उस चीज़ को उतारने से बाद में नकार देता हूँ। मतलब क्या होता है कि उतारने से आलसी आ जाता है, आलसपन आ जाता है कि चलो मैं लिख लूँगा, जबकि लिख ही नहीं पाता हूँ। वही उस स्क्रीनशॉट वाले जो एक फ्रेम होता है उसमें सब के सब वही सब जत्था होते जाता है, स्क्रीनशॉट लगाता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग एक कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए नया सा, और जो भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उन सबको बिल्कुल लाइन बाय लाइन से आप लोग नोट करते जाइए, और बस नोट करना है, याद करना है और एग्ज़ाम में 4 के आना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे का, आप टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए, अब मैं अविलंब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैंने इससे पहले कई सारे व्यक्तिगत चर्चा भी कर लिए हैं, जिसके कारण आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा बन गया है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा इस वीडियो को। तो अभी मैं अविलंब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाने का मतलब है कि टकराती है और लौट जाती है, ठीक है, अपने पूर्ण माध्यम में। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित हो जाती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु एक प्रकार का बिंदु है। कहाँ का बिंदु है? तो परावर्तक सतह का बिंदु है। और किस दौरान का है? जब प्रकाश का परावर्तन होता है, तो कहीं न कहीं जिस परावर्तक सतह से, जिस परावर्तक अपारदर्शी अवरोध से प्रकाश का परावर्तन होता है, वहां पर एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के पश्चात वो अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है, जिसको हम परावर्तित होना भी कहते हैं, और उसी किरण को हम परावर्तित किरण भी कहते हैं। तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतित किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर, ये रहा आपतित बिंदु, ये रहा परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित हो जाती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज के बारे में नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक
सॉरी, इस स्लाइड में एक मिस्टेक हो गया था। आपतन बिंदु के बजाय मैंने यहाँ पे अभिलंब लिख दिया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अभिलंब को काट दीजिएगा और अभिलंब को काट करके यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, आपतन बिंदु लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में नोटबुक में सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये रहा आपतन बिंदु, ये लिख लीजिएगा। और ये आपतन बिंदु का मैंने परिभाषा बताया था, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे अभिलंब गलती से, ठीक है। अब मैं अभिलंब के बारे में ही चर्चा करूँगा, इसलिए मेरे माइंड से थोड़ा मिस्टेक हो गया और यहाँ पे आपतन बिंदु के बजाय मैंने अभिलंब लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को सुधार कर लीजिएगा। मैं अब अभिलंब के बारे में बताऊँगा। आशा करते हैं कि आप लोग इससे पिछले स्लाइड में आपने एक मिस्टेक को सही कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इससे पहले आपतन बिंदु लिखने की बजाय अभिलंब लिख दिया था, लेकिन वहाँ पे मैंने अभिलंब का परिभाषा नहीं लिख करके आपतन बिंदु का परिभाषा लिख दिया था और आपतन बिंदु के बारे में ही समझाया था। हालांकि मैं आपतन बिंदु ही लिखने वाला था, लेकिन थोड़ा मिस्टेक की वजह से मैं आपतन बिंदु के बजाय अभिलंब लिख दिया था, ठीक है। लेकिन अब मैं अभिलंब के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभिलंब के बारे में, अभिलंब के परिभाषा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में, मैं क्या बोला कि प्रकाश के परावर्तन, ये सब जो है आपको इस चैप्टर तक पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इधर से आपतित किरणें आ रही हैं और इधर परावर्तित किरणें जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में, सॉरी अलार्म बज गया था, जिस कारण आप लोग को हो सकता है डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो गया हो। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में, तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन हो रहा है, तो इसी प्रक्रिया में अभिलंब का चर्चा होगा। तो प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर, ये रहा परावर्तक सतह, ठीक है। और यहाँ मैंने आपतन बिंदु के बारे में अभी जस्ट चर्चा किया है, ठीक है। ये रहा आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन हो रहा है, इस परावर्तन के दौरान इस परावर्तक सतह पर जो परावर्तन आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया ये जो अभिलंब है, लंब, ये डाला गया लंब को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं ये परिभाषा और इस इमेज को कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट जरूर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त है। आगे मैं फिर आपको अगला लेक्चर कल अपलोड होगा मेरी, और ये क्लास हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए। तो चलते हैं, जय हिंद।